नमस्कार, होम न्यूज़ टीवी भारत में आपके स्वागत है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर गंभीर सवाल उठाया है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत के हर नागरिक को देश के नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है, जबकि संसदों के लिए यह और भी ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी संसद को विदेश दौरे पर जाने से पहले राज्यसभा, सचिवालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को सूचना देनी होती है। और केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उसकी जानकारी नहीं देते। रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के सामने इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तत्काल स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। हर एमपी विदेश में बहुत गंभीर सवाल उठा है। हर भारतीय को भारत का नियम कानून तो मानना पड़ेगा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो बिल्कुल नियम के अंदर ही काम करना पड़ेगा। जो सवाल उठा है वो गंभीर इसलिए है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर विदेश दौरा में जाना है तो लोकसभा या राज्यसभा का जो सेक्रेटरीट है वहाँ 3 सप्ताह पहले सूचना देना होता है और विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भी सूचना देना होता है। गृह मंत्रालय को विशेष करके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर कोई विदेशी हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करना है तो जानकारी देना होता है। हर एमपी विदेश दौरे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अपने पासपोर्ट वीज़ा के माध्यम से कोई भी एमपी विदेश जा सकता है और अपने पैसे से जा सकता है। सिर्फ यहाँ खबर देना होता है क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जिम्मेदारी पोस्ट में है। तो एक तो सूचना देना सब एमपी को ज़रूरत है। दूसरा, अगर विदेश का कोई कार्यक्रम में जा कर के और विदेशी हॉस्पिटैलिटी खर्चा या कोई भी जो विदेशी का जो हॉस्पिटैलिटी होता है उसको अगर एक्सेप्ट करना है तो उसका सूचना देना होता है। राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा समस्या ये है कि जब से एमपी हुए हैं वो विदेश दौरा में जब भी जाते हैं तो खबर करते नहीं हैं और कहाँ रुकते हैं, किससे मिलते हैं वो बताते नहीं हैं। उनके जो हाई सिक्योरिटी एजेंसी जो उनको देखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो लोग भी परेशान हो गए हैं कि ये व्यक्ति जो है भारत सरकार देश का पैसे से, देश का रिसोर्सेस से उनका सुरक्षा के लिए इतना वो लोग अलर्ट रहते हैं, इतना काम करते हैं और बिना बताए जहाँ तक घुस जाते हैं, जहाँ तक चले जाते हैं। ये तो कुछ घटना होगा तो फिर सरकार के ऊपर में सवाल उठेगा। राहुल गांधी जी तो नेता प्रतिपक्ष भी है आज तो, और उसके ऊपर में कुछ घटना हो गया तो फिर तो सरकार को तो जवाब देना होगा। तो एजेंसी को राहुल गांधी जी बताते नहीं हैं, ये भी गंभीर मामला है। और विशेष करके जो 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश दौरा गए हैं 2004 से लेकर 26 के बीच में, उसमें कुछ तो ऐसा है कि वो जानकारी भी नहीं है कि कहाँ गए कि नहीं गए। हम तो इतना पीछे पड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि फिर लगेंगे कि एक आदमी के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जो बार बार ये करते रहते हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है क्योंकि ये टैक्स पेयर्स का मनी से उनका सारा यहाँ आना जाना, उनका सैलरी वगैरह सब उससे चलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विदेश दौरे में कोई भी एमपी जा सकते हैं लेकिन सूचना देना होता है। तो अगर राहुल गांधी जी का जो इनकम है, इलेक्शन कमीशन में जो एफिडेविट जमा करते हैं चुनाव के समय, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया तो वो तो इनकम टैक्स का मामला हो जाएगा। जो डिस्क्लोज या अनडिस्क्लोज इनकम है उसमें क्या है ये भी हिसाब किताब होना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि अब सवाल जो है पूरे देश वालों के सामने में जवाब देना ये कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ेगा। राहुल गांधी जी भी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि इतने बार जो विदेश जा कर के इतने करोड़ों जो उन्होंने खर्चा किए हैं और राहुल गांधी जी के नाम से करोड़ों रुपया, 60 करोड़ तो जो बेसिक उनका जो दिखाया वाला जो कार्यक्रम के बारे में बताया, लेकिन 54 टाइम्स गए, लेकिन कितने दिन बैठे हैं, कितने दिन और कहाँ कहाँ रुके हैं, उसका 5 स्टार होटल का खर्चा हो या मीटिंग का खर्चा हो,
बाकी सबका देना होता है, क्योंकि आखिर तो हम जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है तो वहाँ भी आपको सूचना देना होता है और सरकार को भी सूचना देना होगा। इसलिए मैं गंभीर रूप से इसको राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करूंगा कि तत्काल वो अपना जानकारी दे दे तो उसमें भला होगा। नहीं तो कल को जो कार्रवाई होगा तो फिर ये नहीं कहना कि राहुल गांधी को टारगेट किया गया है। कोई भी भारतीय नागरिक जो सिटीजन है उनको नियम के तहत रहना ही होगा और नियम का पालन करना ही होगा। महाराजगंज से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ तनवा में 208 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 79 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत और नेपाल की रिश्तों को साझा विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के लोग बिना किसी परेशानी के एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं और यहाँ संबंध सदियों पुराना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नेपाल में आने वाले लोगों की किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सीमा क्षेत्र में विकास कार्यों का तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि विकास की प्रक्रिया बिना रुके और बिना थके लगातार जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्र के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दे रही है ताकि लोगों की अधिक सुविधाएं मिल सके। प्रभारी मंत्री महाराजगंज जनपद श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, नौतनवा के लोकप्रिय विधायक श्री ऋषि त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण पनियारा से श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, सदर से श्री जयमंगल कनौजिया जी, पूर्व विधायक फरेंदा श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, पूर्व जिला महामंत्री श्री प्रदीप सिंह जी, नगर पालिका नौतनवा के अध्यक्ष श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राकेश मदेसिया जी, आज के इस कार्यक्रम में नौतनवा, फरेंदा और जनपद महाराजगंज से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत और नेपाल के सीमावर्ती जनपद की इस सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र में आज मुझे 1.5 वर्ष बाद फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में 208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिनमें ज्यादातर नौतनवा विधानसभा की हैं और कुछ फरेंदा विधानसभा की भी हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए नौतनवा विधानसभा के विधायक, यहां के माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को और पूरे जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत और नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों के बीच में एक साझी विरासत है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल के अंदर बिना किसी बाधा के आते जाते हैं।
और बौद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते देश और दुनिया की निगाह भी इस पूरे क्षेत्र में बनी रहती है। उन स्थितियों में बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के कारण दो देशों के सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से भी और भारत के नागरिकों को, महाराजगंज जनपद के नागरिकों को, नौतनवा और फरेंदा के नागरिकों को कहीं भी विकास के पैमाने पे अपने आप को, कहीं भी उनको अपने को पिछड़ा महसूस होने की नौबत ना आने पाए। और नेपाल का भी कोई हमारा मित्र देश का नागरिक भी अगर अपने किसी कार्य के लिए अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में इस क्षेत्र में आता है, उसको भी आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए विकास अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं कार्यक्रमों की दिशा से एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए ऋषि त्रिपाठी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। आज बहनों और भाइयों, विकास की जो एक प्रक्रिया है, ये बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत चलेगी। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके चलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद पहली बार नौतनवा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नौतनवा विधानसभा सीट पर कमल और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी की विजय हुई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। चंडीगढ़ में तीसरे चरण के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की घोषणा कर दी गई है। और चंडीगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में कुल 5,18,000 पंजीकृत मतदाता हैं और इस प्रक्रिया के लिए 614 बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा है कि 15 जून से BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और मतदाताओं को इन प्रपत्र को भरकर वापस जमा करना होगा। और प्रेरणा पुरी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर को जारी की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे गणना प्रपत्र अवश्य भरें ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक और अवगतन बनाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हुंबल TV भारत।